जय हिंद। हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम समझेंगे कि आवेशों के बीच बल कैसे लगता है। जैसे हम आपको बताए थे कि आवेशों का एक नेचर होता है। क्या होता है बाबू? एक नेचर होता है, मतलब एक उसकी प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है? कि जब समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, और जब विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो उसको एक दूसरे को खींचते हैं। मतलब कि अगर माइनस माइनस चार्ज आया तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, और प्लस प्लस आया दोनों धक्का देंगे। लेकिन इस धक्का और खींचने के चक्कर में बल लगने लगता है। कैसे? अब मानिए कि अब इस मार्कर को खींचना है, इस मार्कर को खींचना है इसे, तो हम बल लगा के उठाएंगे तब नहीं खिंचाएगा। तो समझ रहे हैं? तो बल यहाँ पे काम करने लगेगा। तो इसका मतलब कि जब दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, जब दो विपरीत आवेश आते हैं तो आकर्षण होता है, और जब दो समान आवेश आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं सब। तो जब दो आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं या आकर्षण करते हैं यानी चिपकते हैं, तो उन पे बल कार्य करता है। वो बल कितना होता है, कैसे निकाला जाए? तो इसी के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कूलाम। यही कूलाम चचा ने हमको नियम दिया था, जो वैद्युत बल निकालने का फार्मूला है वही ये बताए थे। ये कहाँ से फार्मूला बनाए थे? तो देखिए, न्यूटन जो थे ग्रेविटेशनल का फार्मूला बनाए थे, तो उन्हीं का फार्मूला बस इतने मैंने उनका चीटिंग कर लिए, उनका मतलब नकलिया लिए थोड़ा सा फार्मूला। उसमें क्या था? तो हम पढ़े थे दो मास के बीच लगने वाला बल Gm1 m2/r², यही होता है ना, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो ई क्या किए, चुरा करके इसको 1/4πε0 कर दिए इस जी के जगह पे, और उसके बाद Q1 और Q2/r² कर दिए। तो इसी फार्मूले से ये अपना फार्मूला बनाए थे, मतलब कि न्यूटन के फार्मूला को नकलिया लिए थे। कौन सा फार्मूला? तो ये ग्रेविटेशनल का फार्मूला। लेकिन आप तो नकल करके भी नहीं बना सकते हैं, तो ये मतलब अपना बनाए थे, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, दो आवेश जब पास आते हैं तो उनके बीच बल कार्य करता है। कैसे बल कार्य करता है? दोनों आवेश एक दूसरे को खींचेंगे, सब खींचने में भी बल लगेगा। अगर प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का दे रहे हैं सब दोनों एक दूसरे को, तो वहां पे भी बल कार्य कर रहा है। मतलब दो आवेशों के बीच बल कार्य कर रहा है। कैसे भी बल कार्य कर रहा है। अब ये बल कैसे काम करता है, कितना होता है? अगर मान लीजिए कि हम दो आवेश दे दिए, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है। अब इन दोनों आवेशों के बीच मान सकते हैं आप प्रतिकर्षण हो रहा है, तो कितने बल से प्रतिकर्षण हो रहा है, कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कोई हमको इसे दबाएगा चाहे खींचेगा, हमारा हाथ पकड़ के खींचेगा हमको, चाहे इसे दबाएगा तो बल लगाएगा ना। वैसे ही आवेश जो है एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, सब धक्का दे रहे हैं सब। तो ये बल कितना होगा, कितना ताकतवर बल होगा? तो इसी को निकाला जाता है कूलाम के नियम से। तो इसके लिए कूलाम ने एक क्या दिया था, एक फार्मूला दिया था। क्या फार्मूला बनाए थे? जैसे ग्रेविटेशनल का फार्मूला होता है वैसे ही सेम ये भी बनाए थे। मान लीजिए एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। ठीक, आवेश है। आवेश कैसे होता है? तो बाबू किसी भी वस्तु पे आवेश लाना है, उसको रगड़ दीजिए। एक मार्कर ये हो गया, ये आवेशित हो गया, यहाँ पे रख दिए। फिर दूसरा का मार्कर अपना लिए, रगड़ दिया, आवेशित हो गया। दोनों को यहाँ पे रखे, दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षण कर रहे हैं, मतलब बल लगा रहे हैं। तो इन दोनों पे बल कितना लग रहा है यही निकालना है। कितना लग रहा है यही निकालना है। अब ये बोले कूलाम जो थे वैज्ञानिक, ये बोले कि अगर इन दोनों के बीच बल को निकालना है तो कुछ बल इसमें कुछ नहीं होता है। दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों के बीच जितना दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे परिभाषा ये क्या बनाए थे? परिभाषा बनाए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि ये Q1 आवेश जो है 10 कूलाम है, और ये Q2 आवेश भी 10 कूलाम है। 10 कूलाम प्लस में दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो ये बोले कि इन 10 कूलाम जो है इनके गुणनफल के समानुपाती जो बल लगेगा इनके गुणनफल पे निर्भर करेगा। 10 × 10 अगर ज़्यादा आ रहा है तो बल ज़्यादा लगेगा। ठीक, मतलब जितना ज़्यादा गुणनफल होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा। 10 × 10 मान लीजिए 20 आएगा। ठीक, तो बल जो है
इस पे निर्भर करेगा Q1 Q2 पे। अब मान लीजिए कहीं 20 कूलाम आवेश होता है, एक और 20 कूलाम होता है, तो बल क्या होता है 20 गुणे 20 पे निर्भर करता है। 20 गुणे 20, 20 यहाँ 400, यानी ये 400। तो कौन सा बल ज़्यादा होगा, ये 20 वाला बल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आवेश का गुणनफल है, आवेश के परिमाण के गुणनफल पे निर्भर करता है। कूलाम क्या बोले कि जितना अधिक आवेश रहेगा उतना अधिक बल कार्य करेगा। क्या बोले? जितना अधिक आवेश रहेगा उतना बल कार्य करेगा। जितना अधिक किसी वस्तु पे आवेश रहेगा उतना ही ज़्यादा बल कार्य करेगा। बस यही कूलाम बताए थे। तो इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती जितना अधिक रहेगा गुणनफल उतना ही ज़्यादा आएगा। वही बात है ना। देखिए अब मान लीजिए कि ये 10 रहता है तो गुणनफल कितना आता है? 20 दाम में 200 ही आता है। ठीक, तो जितना अधिक आवेश उतना ज़्यादा बल कार्य करेगा। इस मार्कर को जितना ज़्यादा आवेश देंगे दोनों एक दूसरे को उतना ही बल से प्रतिकर्षित करेंगे, उतना ही ज़्यादा इन दोनों के बीच बल लगेगा। तो यही कूलाम बताए थे कि जितना ज़्यादा आवेश होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा। बस ठीक। अब इनके गुणनफल पे बल निर्भर करता है, तो इसलिए क्या हुआ F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी पहला मान लेते हैं आवेश Q है, दूसरा Q2 है, Q1 है और Q2 है, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का चिन्ह जो है ना ये व्यक्त करता है कि निर्भर कर रहा है। कौन निर्भर कर रहा है? F जो है Q1 Q2 पे निर्भर कर रहा है। जितना ज़्यादा Q1 Q2 उतना ज़्यादा F रहेगा, जितना ज़्यादा Q1 Q2 उतना ज़्यादा F रहेगा। ठीक, तो यही है ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह। यही बस दिखाता है कि इस पे निर्भर कर रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ये Q1 Q2 पे निर्भर कर रहा है, पहला समीकरण हमारा बन गया। बल जो है दूसरा चीज, ये दूसरा अपना कथन क्या दिए कि बल जो है क्या कर रहा है, जितना ज़्यादा आवेश है उतना ज़्यादा बल ज़्यादा रहेगा, जितना अधिक आवेश रहेगा बल उतना ज़्यादा रहेगा। अब दूसरा कथन दिए कि जितना अधिक दूरी रहेगा उतना बल कम लगेगा। जितना अधिक दूरी रहेगा, दूरी बढ़ाते जाइए, ये दोनों आवेश हैं, पास पास हैं, बल खूब ज़्यादा लगेगा, खूब उमच के बल लगेगा। लेकिन जैसे दूर करते जाएंगे, जैसे दूर करते जाएंगे बल का मान घटता जाएगा। कम फोर्स से एक दूसरे को धक्का देंगे, सब कम बल से एक दूसरे को धक्का देंगे जितना दूरी बढ़ाते जाएंगे। तो ये क्या बोले कि ये जो बल है ये दूरी पे निर्भर कर रहा है। किस तरह से दूरी पे निर्भर कर रहा है? तो जितना दूरी बढ़ रहा है बल उतने घट रहा है। इसमें क्या था? इसमें आवेश जितना बढ़ रहा था उतना ही बल भी बढ़ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? दूरी जितना बढ़ रहा है बल घट रहा है, जितना बढ़ेगा दूरी बल घटेगा। मतलब कि 1/r² पे, r के स्क्वायर यानी दूरी के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बोले थे कूलाम कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब वर्ग काहे लिए लगाए? काहे से कि बल जो है ना दूरी जितने बढ़ेगा बहुत तेज घटेगा, दूरी तनी मनी बढ़ेगा तो बल बहुत ज़्यादा घट जाएगा, दूरी तनी मनी बढ़ेगा लेकिन बल ज़्यादा घटेगा। तो इसका मतलब है कि दूरी जितना बढ़ाएंगे, तनी मनी भी दूरी बढ़ाएंगे तो बल बहुत ज़्यादा घटेगा। तो इसलिए स्क्वायर लगाया जाता है यहाँ पे। तो ये जो बल है ये किस पे निर्भर कर रहा है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जितना अधिक दूरी रहेगा उतना कम बल लगेगा। अब कैसे? अब मान लीजिए यहाँ पे F है, ठीक, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है और एक F यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है। ठीक, अब इसमें से किसका मान अधिक आएगा? तो कहेंगे जिसमें ये नीचे वाला मान कम है उसका मान अधिक होगा। मतलब दूरी कम है, ये दूरी है, मान लीजिए ये दूरी है, ये दूरी है, तो जिसमें दूरी कम है उसका मान अधिक होगा। इसका मान होगा 0.1। ठीक, इसमें दूरी 100 है, इसमें 10 था, इसमें 100 है, दूरी अधिक है। अब इसको अगर देखेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 0.01 आएगा। कितना आएगा? 0.01 आएगा। तो इसका मतलब कि दूरी जितना ज़्यादा उतना ही बल कम। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसीलिए 1/r² लिखा गया है। 1/r² काहे लिखे हैं? कहे से कि इसको व्युत्क्रमानुपाती लगाना है। व्युत्क्रमानुपाती जब बोले तो 1/में में लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होता है। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। F प्रोपोर्शनल टू 1/r² को समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपके बल की निर्भरता। बस इतना ही कूलाम बोले थे। अब बोले कि देखो बल जो है इस पे भी निर्भर कर रहा है और इस पे भी निर्भर कर रहा है। क्या कहे कि देखो बल इस पे भी निर्भर कर रहा है, इस पे भी निर्भर कर रहा है। तो 2 बार क्यों लिखे? हम दोनों को मिला देते हैं। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बट्टा में नत लिखिए, यहाँ पे गुणे में 1/r²। यही बोले
हो गया, दोनों को मिला दिए। बल जो है आवेशों के गुणनफल पे निर्भर कर रहा है और 1/, दूरी के स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है। बस इतना ही है, यही बताए थे कूलाम। अब क्या किए, जब भी आप जानते होंगे जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया जाता है तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह पे अगर इक्वल टू हमको लाना है तो एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है, कोई नियतांक आ जाता है। तो यहाँ से f बराबर आ जाएगा, मान लीजिए k नियतांक आ गया। ज़्यादातर जब हम k का यूज कर लेते हैं कांस्टेंट के लिए तो k आ गया, k q1 q2 और बटा आर स्क्वायर। और इस नियतांक का मान आप जानते हैं कहाँ से निकाला जाता है, प्रयोग द्वारा निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है बाबू, प्रयोग द्वारा। तो इस नियतांक का मान जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2 आवेश रखेंगे, उसके बीच दूरी कुछ रखेंगे, तब जा कर के हमको इस k का मान मिलेगा, तब जा कर के हम वहाँ से k निकालेंगे। समझ रहे हैं? तो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हमारा मान कितना आता है, हमारा मान आता है k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये किसके बराबर होता है, तो 9 गुणे 10 के पावर 9, इतने के बराबर होता है। समझ में आया? देखिए कुछ नहीं है, क्या कि कूलाम चाचा जो बोले थे वो बस करते गए। बोले कि देखो जो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो किस पे निर्भर कर रहा है, जितना ज़्यादा आवेश होगा, आवेश की मात्रा पे निर्भर कर रहा है। और आवेश की मात्रा के गुणनफल पे, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल पे निर्भर कर रहा है। जितना ज़्यादा आवेश है बल उतना ज़्यादा होगा, बस इतना बोले। उसके बाद बोले कि जितना ज़्यादा दूर दूर रखोगे आवेश को बल उतना कम लगेगा, जितना नज़दीक रखोगे बल उतना ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या किए हम, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिए बल को। उसके बाद दोनों समीकरण को मिलाए तो F बराबर Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर आ गया। ठीक, अब जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, कहीं से भी प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। अब इस नियतांक का मान हमको निकालना पड़ता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग करते हैं तब जाकर के एक्सपेरिमेंट से हमको मिलता है इसका मान। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया, जो कूलाम चाचा थे एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंट से इसका मान निकाले कितना, 9 गुणे 10 का पावर 9। अब इस 9 गुणे 10 के पावर 9 को इस फार्मूले में रखने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या यूज किया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसका मान आता है 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, उसके बाद हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक होगा। ठीक, इसका मात्रक अभी हम निकलवाएंगे। देखिए पहले बल को आप लिख लीजिए, कितना आ गया बाबू बल। अब k यहाँ से आ गया हमारा k का मान। अब बल का सूत्र लिखिए, F बराबर k की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कैसे कि हम प्रयोग द्वारा कितना निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, तो ये दोनों आवेश है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। दोनों को कितने दूरी पे रखे थे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, R थी। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी R थी, बस इतना मान लिए थे, यही मान करके हम किए हैं। तो 2 आवेश अगर रखे हो कहें तो उनके बीच लगने वाला बल क्या करता है, उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल पे निर्भर करता है और उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितने ज़्यादा दूरी घटाएंगे, तनी मनी भी दूरी घटाएंगे ना, बल बहुत ज़्यादा घट जाएगा, एकदम बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो बल जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2 बना लिए, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाता है प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट का मान हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट से इसका मान कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बस यही आता है। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, बल का सूत्र आ गया। अब ये बल लगता कैसे है, इसको F से दर्शाते हैं बल को, ये जानते हैं। इसका मात्रक, बल का मात्रक जो होता है वही होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसको हम क्या बोले, इसको बोले कि ये बल का सूत्र आ गया। अगर इन दोनों आवेशों के बीच हमको बल निकालना है तो उसके लिए ये सूत्र बन के आ गया। हमने कूलाम जो बोले थे उसी का पालन किया और हमारा सूत्र बन गया।
अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ, अब देखिए अगर हमको यहाँ पे मालूम चले कि एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो हमको चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान हमेशा याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इसका मान कितना होता है बाबू, इसका मान होता है 9 × 10⁹। इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। अभी हम मात्रक डेराइव कराएंगे इसका, चिंता मत लीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹। बस इतना मात्रक अभी मत याद रखिएगा, बस इसका मान याद रखिएगा, 9 × 10⁹ इसका मान होता है, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का। अब एप्सिलॉन जीरो का भी मान देख लेते हैं। एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक बस इस मात्रक को उलाट दीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है, ठीक। तो इसका एप्सिलॉन जीरो का मान याद रखिएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान याद रखिएगा। अब समझिए यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो है क्या, यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो है क्या, यहाँ पे तो हमको मालूम चल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक। अब ये एप्सिलॉन जीरो का यहाँ पे क्या मतलब है, एप्सिलॉन जीरो का मतलब ये है, एप्सिलॉन जीरो का हम बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ये वैद्युतशीलता क्या होता है, वैद्युतशीलता क्या होता है, अब मान लीजिए कि कोई पानी बह रहा है, क्या हो रहा है, कोई पानी बह रहा है, क्या होता है, कोई पानी बह रहा है। अब बह रहा है तो अगर हम बीच में जाली लगा दें तो पहले की अपेक्षा पानी का स्पीड तनी मनी कम हो जाएगा कि नहीं। खूब घनघोर जाली लगा दें, खूब घनघोर लगा दें, एकदम घनघोर, एकदम खचर खचर जाली लगा दें, तो क्या होगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। मतलब कि ये इसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। पहले इसकी जल की प्रवाहिता ज़्यादा थी, मतलब अच्छे से प्रवाह हो रहा था, इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं था। लेकिन जैसे ही जलिया लगाए ना, तनी तनी रुकावट बनने लगा, इसी रुकावट को, कितना रुकावट है, यही रुकावट है, ठीक। तो ये जल की प्रवाहिता को कम कर रहा है, क्या कर रहा है, यह रुकावट जो है जल की प्रवाहिता को कम कर रहा है, मतलब इसको प्रवाह होने से रोक रहा है। जितना अधिक जाली लगाएंगे वही होगा। ऐसे ही विद्युतशीलता होता है, विद्युतशीलता ऐसे ही होता है। विद्युतशीलता क्या कहता है, अब मान लीजिए दो आवेश हैं, तो आवेशों के प्रभाव, अब एक आवेश दूसरे आवेश पे प्रभाव डालेगा, अपना बल आरोपित करेगा, तब तो वो दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे। तो इन दोनों के प्रभाव को कम करने लगता है कुछ चीज। जैसे देखिए, अगर इन दोनों आवेशों के बीच प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है, तो इन दोनों आवेशों के बीच बल कम लगेगा। जैसे चुंबक लेते हैं, तो अगर उसको मान लीजिए ऐसे चिपकाएंगे, ऐसे हवा में, तो तनी तेज बल लगा के एकदम खींचेगा सब, एकदम थोड़ा सा बहुत तेज खींचेंगे सब। अब बीच में कुछ और ला दीजिए, लकड़ी ला दीजिए, तो तनी उन दोनों के बीच का बल कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा। तो ये चुंबकशीलता हो गई। मतलब चुंबकशीलता का अर्थ क्या हुआ, चुंबकशीलता का अर्थ हुआ कि कोई माध्यम अपने अंदर से चुंबक की शक्ति को कितने आसानी से जाने देता है। वैसे ही कोई माध्यम का मतलब क्या, जैसे शादी वादी में अगुआ आते हैं तो बिचवैया का काम करने लगते हैं, मध्यस्थता करने लगते हैं, मतलब कि दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। हम जैसे सड़क पे चलते हैं, तो सड़क हमारे चलने के लिए माध्यम है, सड़क क्या है, हमारे चलने के लिए माध्यम है। वैसे ही ये आवेश है, आवेश का जो प्रभाव है, उसको चलने के लिए क्या माध्यम है, तो इसके बीच में कुछ नहीं है, तो हवा तो है ना, हमारे चारों तरफ हवा है, दो आवेश ये रख दिए, इसके बीच में कुछ नहीं है, हवा है। तो आवेश का प्रभाव किस में चल रहा है, हवा में चल रहा है, हवा में, ठीक। तो ये इसका मतलब विद्युत प्रभाव किस में चल रहा है, आवेश जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने चारों तरफ, तभी ना वैद्युत बल आरोपित करता है। तो देखिए, इस आवेश के, इन दोनों आवेश के बीच में क्या है, हवा है कि नहीं है। अब ये हवा जो है इनके प्रभाव को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों पे बल लग रहा है, ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ठीक। तो इनके बीच में जो चीज भरा हुआ है ना, उसी को हम मीडियम यानी माध्यम बोलते हैं।
तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है कि वह माध्यम जो है अपने अंदर से विद्युत प्रभाव को, मतलब कि ये आवेश के प्रभाव को, आवेश का प्रभाव मतलब कितने आसानी से जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। जैसे चुंबक दो रख देंगे तो हवा में है तो उसका चुंबकशीलता ज्यादा होगा, मतलब कि बहुत तेज एकदम अच्छे से खिंचाएंगे सब, मतलब अच्छे से चिपकेंगे सब, बहुत तेज बल लगाएंगे सब, दो चुंबक अगर हवा में रहेंगे। और उन दोनों के बीच अगर लकड़ी ला देंगे तो बल कम लगने लगेगा। ठीक वैसे ही आवेश होता है, आवेश के बीच अगर हवा है तो उन दोनों के बीच बल थोड़ा ज्यादा लगता है। जैसे कुछ और भर देंगे बीचवा में, माध्यम बदल देंगे, तुरंत क्या होगा, थोड़ा सा बल कम लगने लगेगा। तो वैद्युतशीलता का मतलब समझ में आया कि अपने अंदर से विद्युत मतलब कि विद्युत के प्रभाव को कितने आसानी से जाने देता है, मतलब इस आवेश के प्रभाव को कितने आसानी से दूसरे आवेश तक जाने देता है ताकि दूसरे आवेश पर बल लग सके। यही है विद्युतशीलता और कुछ नहीं है। तो ये माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन जीरो है ये किस माध्यम की वैद्युतशीलता है, तो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। निर्वात समझते हैं, खाली मान लीजिए कि हम मार्कर को ले जाके स्पेस में रख दी, स्पेस में ना हवा है ना कुछ है, तो ये निर्वात में है, जहाँ कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, वहाँ निर्वात है। तो ये जो है एप्सिलॉन जीरो क्या दिखाता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 ये होता है। ठीक, तो ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता को दर्शाता है एप्सिलॉन जीरो, कि कितना आसानी से आवेश का प्रभाव जो है दूसरे आवेश पे पड़ेगा, यही है विद्युतशीलता। तो ये आपका एप्सिलॉन जीरो का मतलब समझ में आ गया। इसका मात्रक अभी निकालेंगे, पहले ये समझिए कि ये एप्सिलॉन जीरो ये हो गया। अब ये कूलाम जो नियम दिए थे, ये नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं। क्या सीमाएं हैं, कुछ नियम की इसकी सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं कि जो आवेश है, आवेश बिंदुवत होना चाहिए, मतलब कि बिंदु आकार का आवेश होना चाहिए। ये नहीं कि मार्कर पे आवेश दे दिए, इस मार्कर पे आवेश दे दिए और इसके बल को नाप रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आवेश का जो ये बल निकालने का जो नियम दिए थे, ये कब काम करता है, जब आवेश बिंदुवत हो, बिंदु के समान हो, छोटा आवेश हो, तभी काम करेगा। दूसरा, इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। ज्यादा दूरी होगा एकदम बल जीरो कर देगा, तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो है क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। यहाँ पे कूलाम का नियम काम नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि आवेश लंबा हो गया, यानी कि लीनियर हो गया, लीनियर चार्ज हो गया, तो क्या होगा, इस पे ये एक लाइन का ये चार्ज है, एक लाइन का ये चार्ज है, इस पे काम नहीं करेगा कूलाम का नियम। कहें से कि ये जो कूलाम नियम दिए थे किसके लिए दिए थे, तो बिंदु के समान आवेश होना चाहिए, बिंदु के समान कोई वस्तु हो और उस पे आवेश हो, तब ये काम करेगा। बड़ा वस्तु पे अगर आवेश है तो उस पे काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये होता है आवेश कूलाम के नियम की सीमाएं। तो अभी तक हमने समझा कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम की स्थापना कैसे करते हैं, कूलाम के नियम से हम विद्युत बल की स्थापना कैसे करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल है तो न्यूटन होगा। इसमें कांस्टेंट का प्रयोग जो होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन जीरो। जैसे यहाँ पे हम F बराबर लिख रहे थे G m1 m2/r², ये G क्या था, कांस्टेंट था। वैसे यहाँ पे G की जगह पे क्या है, 1/4 एप्सिलॉन जीरो है, कुछ नहीं है। ठीक, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का प्रयोग किए थे। इसमें इस कांस्टेंट में एक चीज है एप्सिलॉन जीरो। ये क्या दिखाता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता क्या होती है कि विद्युत के प्रभाव को अपने अंदर से कोई माध्यम कितनी आसानी से जाने देता है, वही क्या है, विद्युतशीलता है, बस और कुछ नहीं है। विद्युत या आवेश कुछ भी, ठीक, विद्युत बल के प्रभाव को अपने अंदर से कोई माध्यम कितना आसानी से जाने देता है, या कोई आवेश के प्रभाव को कोई माध्यम अपने अंदर से कितना आसानी से जाने देता है, यही क्या है, वैद्युतशीलता कहलाता है। इतना समझ गए आप। ठीक, अब एप्सिलॉन जीरो का मान भी हो गया। एक चीज होता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता और एक होता है सापेक्षिक वैद्युतशीलता। इसके बारे में समझ लेते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता और सापेक्षिक वैद्युतशीलता। अब मान लीजिए, पहले समझिए, ये तो था आवेश हवा में आवेश था, ठीक।
तब हम क्या लिखे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर हम इन दोनों आवेशों को ले जाके पानी में डुबा दें, क्या करें बाबू, पानी में डुबा दे। लो ये पानी हो गया, यहाँ पे एक आवेश है पानी में, यहाँ पे एक आवेश है पानी में, इनके बीच की दूरी r है। अभी भी ये भी अभी भी Q1 है और Q2 है। इस सबको ले जाके, दोनों आवेशों को ले जाके पानी में डुबा दिया और कुछ नहीं किया। तो क्या होगा, अब यहाँ पे बल बदल जाएगा। क्या बल बदलेगा, F बराबर हो जाएगा 1/4π और ε0 नहीं, ε0 नहीं। अभी बताते हैं क्या होगा, Q1 Q2/r²। इतना तो सेम रहेगा, लेकिन बाबू ध्यान रखो कि ये ε0 क्या है। ε0 क्या है, वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता है, क्या है, वैद्युतशीलता है। विद्युत बल के प्रभाव को अपनी आसानी से, अपने अंदर से कितना आसानी से कोई माध्यम जाने देता है। पहले तो हवा था, लेकिन अभी माध्यम बदल गया। क्या हुआ, अब माध्यम बदल गया, अब हो गया पानी। क्या हो गया, पानी हो गया। अब ये पानी जो है अपने अंदर से विद्युत बल के प्रभाव को आसानी से जाने नहीं देगा, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे पानी के आगे जाल लगा दिए थे, वैसे ही हवा को हटा के इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगा दिए हम, इन दोनों आवेशों के बीच पानी डाल दिए। तो क्या होगा, तब इसका प्रभाव जो है, इसमें विद्युत बल का प्रभाव कम लगेगा, और जब कम होगा तो इसका जो विद्युतशीलता होगा वो भी कम, और उसको हम मान लेते हैं ε m, यानी मीडियम की वैद्युतशीलता इसको मान सकते हैं। तो किसी भी दूसरे माध्यम की वैद्युतशीलता मानना हो तो उसको मानते हैं ε m। ये है एप्सिलॉन का चिन्ह, तो इसको ε m मान लीजिए। ठीक, ये है ε m। देखिए ε0 और ε m में क्या अंतर है। ε0 क्या है, तो ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, हवा के लिए है। हवा के अंदर से विद्युत बल कितने आसानी से मतलब गुजर जाता है, विद्युत बल का प्रभाव, और निर्वात में कितने आसानी से चला जाता है। लेकिन ये वाटर के लिए बदल जाएगा, पानी के लिए बदल जाएगा। ठीक, तो ये पानी के लिए बदल गया, मतलब कि पानी में विद्युत बल का प्रभाव कम हो जाता है। तो कम हो जाता है मतलब कुछ हो गया, उसको मान लेते हैं ε m। तो यहाँ पे रख देंगे ε m। तो अब ये पानी में नया बल निकल के आ गया। पानी में अगर बल निकालना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन हमको हर एक चीज की विद्युतशीलता ज्ञात नहीं होती है। हमको हर एक चीज की विद्युतशीलता ज्ञात नहीं होती है। अब क्या होता है, हमको हर एक चीज की विद्युतशीलता ज्ञात नहीं होती। एक चीज और याद रख लीजिए, अगर कोई धातु है, मान लीजिए कि कोई आवेश है यहाँ पे और कोई आवेश है यहाँ पे, इन दोनों के बीच हम कोई धातु का, लोहा का टुकड़ा डाल दिए, तो इस धातु की वैद्युतशीलता क्या होती है, धातु की वैद्युतशीलता क्या होती है। तो बाबू धातु की वैद्युतशीलता हमेशा याद रखिएगा, धातु के लिए कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा धातु के लिए। कहाँ से कि बहुविकल्पी में पूछ देता है, धातु के लिए ये होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। अगर अनंत ये हो जाएगा तो बल का मान हो जाता है 0। तो धातु, अगर किसी दो बिंदु आवेशों के बीच कोई धातु का टुकड़ा डाल दिया जाए तो उन दोनों आवेशों के बीच बल नहीं लगता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें से विद्युत बल का प्रभाव जो है नहीं जा पाता है, नहीं गुजर पाता है, आसानी से विद्युत क्षेत्र नहीं गुजर पाता है। ठीक, धातुओं से विद्युत क्षेत्र समझाए नहीं है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र अभी आगे आपके चैप्टर में। तो विद्युत बल का प्रभाव यहाँ पे मानिए क्या होता है, विद्युत बल का प्रभाव जो है इस धातु के अंदर से आसानी से नहीं जाने देगा, और जब नहीं जाने देगा, आसानी से जाने ही नहीं देगा, तो जाने ही नहीं देगा, जब प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो बल कहाँ से लगेगा, तो बल नहीं लगता है। तो धातुओं के लिए यह क्या होता है, अनंत होता है। याद रखिएगा क्या होता है, अनंत होता है। अब ध्यान रखिए, अब एक चीज आता है, एक आता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये क्या होता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। इसको नोट कर लीजिए, देखिए इसको मिटाते हैं। सापेक्षिक वैद्युतशीलता, अब मान लीजिए कोई माध्यम है, ये पानी को ही मान लीजिए, पानी कोई माध्यम है, इसका वैद्युतशीलता क्या है, ε m है। किसी माध्यम का वैद्युतशीलता किसके सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष। क्या बोले, किसी माध्यम की विद्युतशीलता वायु या निर्वात के सापेक्ष कितना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। अब मान लीजिए कि आपका कोई भाई है, इतना बड़ा है, आपके इतना बड़ा है, हम कहें कि आपका भाई जो है आपके लंबाई का 1/3 गुना है,
मतलब आपसे तुलना कर रहे हैं, आपसे तुलना कर रहे हैं। तो वायु की विद्युतशीलता की तुलना में ये कितना ज्यादा है, वही क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। वायु के सापेक्ष इसकी विद्युतशीलता कितनी गुनी है, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। हम मान लेते हैं एप्सिलॉन m और बटा एप्सिलॉन 0, इसको मान लेते हैं कि, क्या मान लेते हैं कि, और इस के को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक ये होता है। के का मतलब यही होता है, के को यही पढ़ते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखिए माध्यम का परावैद्युतांक से मतलब क्या है, माध्यम के परावैद्युतांक का मतलब समझिए, ये मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि पानी की विद्युतशीलता कम होती है, सबसे अधिक विद्युतशीलता याद रखिएगा, सबसे अधिक विद्युतशीलता निर्वात की होती है या वायु की होती है, कितनी होती है, तो ये 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक, यही होता है विद्युतशीलता। अब मान लीजिए कोई माध्यम है जिसका, मान लीजिए जल है, जल का विद्युतशीलता कितना है, जल का विद्युतशीलता बहुत कम है, जल का विद्युतशीलता बहुत कम है, मान लीजिए कि 10 है, जल की विद्युतशीलता 10 है। और वायु की विद्युतशीलता आप मानक एक मान रहे हैं, ये अब एक्यूरेट नहीं ले रहे हैं, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन 0, ठीक। मान लीजिए कि पानी की विद्युतशीलता 10 है और वायु की विद्युतशीलता 20 है, तो ये कुछ आएगा, नंबर आएगा, कितना आएगा, तो 1/2 आएगा, यानी 0.5 आएगा, 0.5, समझ में आया। तो ये 0.5 है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इस 0.5 का मतलब क्या आया, इस 0.5 का मतलब ये आया कि जितना वायु की विद्युतशीलता है उसका आधा, ये 1/2 क्या दिखा रहा है, आधा, यानी कि वायु की विद्युतशीलता अगर 1 है तो उसका आधा, आधवा कितना है, पानी का विद्युतशीलता है, यही दिखा रहा है। तो ये के का क्या मतलब हुआ कि एप्सिलॉन 0 की जितनी विद्युतशीलता है उसका कितना गुना है, कितना गुना इसकी विद्युतशीलता है इस माध्यम की, ठीक। तो एप्सिलॉन 0 यानी वायु की विद्युतशीलता का 1/2 गुना इस जल की विद्युतशीलता है, यही दिखा रहा है समझने के लिए अगर देखा जाए तो, नहीं तो एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है के, यानी माध्यम का परावैद्युतांक। अब यहाँ से एक और बल का नया फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है, इसका यूज कभी नहीं किया जाता है, इसका यूज कभी नहीं किया जाता है। अब क्या किया जाएगा, देखो अब किया ये जाएगा कि अगर इस फार्मूले से हम क्या किए, आपेक्षिक विद्युतशीलता निकाल लिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता निकल गया। अब अगर हमको इस फार्मूले में एप्सिलॉन m दिख रहा है, इसमें दिख रहा है एप्सिलॉन m के जगह पे एप्सिलॉन m का हम मान निकालें, तो इधर अगर एप्सिलॉन 0 भगे में है तो इधर जाएगा इक्वल टू के इधर किस में हो जाएगा, गुणे में, तो एप्सिलॉन 0 की, मतलब कि एप्सिलॉन m का हमने मान निकाल लिया। क्या किया बाबू, एप्सिलॉन m का मान निकाल लिया, किसकी पदों में, एप्सिलॉन 0 के की पदों में। और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, याद रखिएगा आज से, माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है, यही होता है। तो हमको क्या मिल गया, किसी भी माध्यम के लिए उसकी विद्युतशीलता मिल गई, किसके पदों में, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के पदों में। अब यहाँ पे हम ये रख देते हैं क्योंकि हमको एप्सिलॉन 0 का मान पता होता है और के का मान कभी 1/2 आता है, कभी 2/3 आता है, कभी कुछ आता है, तो इसे मान रख दिया जाता है जिस टाइप से आता है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या किए, अब यहाँ से हम एप्सिलॉन m का मान निकाले और एप्सिलॉन m का मान इसमें रख देते हैं, इस बल के फार्मूले में। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए एप्सिलॉन m की जगह पे एप्सिलॉन m किसके बराबर है, एप्सिलॉन 0 के, तो एप्सिलॉन 0 के और Q1 Q2 बटा में r², ये हो गया आपका बल का नया फार्मूला। और यही 2 ठे फार्मूले यूज होते हैं, एक ये होता है यूज और एक ये होता है। ये किसके लिए यूज होता है, तो जब आवेश कहाँ हो, वायु में स्थित हो या निर्वात में स्थित हो उसके लिए। और ये फार्मूला कहाँ यूज होता है, जहाँ पे आवेश जो है किसी माध्यम में रखे हो, पानी में रखे हो, तेल में रखे हो, मोबिल में रखे हो, कहीं रखे हो, लेकिन माध्यम होना चाहिए उनके बीच, तब ये फार्मूला यूज किया जाएगा। और उसमें परावैद्युतांक नाम से इसकी का मान दिया होगा कि माध्यम का परावैद्युतांक इतना है, ठीक। तो आशा है कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे कि ये
के क्या है, के का मान कहाँ से आता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको मिटाते हैं। देखिए इतना ही मिटाते हैं, अभी इतना ही का काम है। चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको बल का मात्रक निकालना है। तो बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक हमेशा लिखिएगा न्यूटन, लगने वाले बल का मात्रक न्यूटन। अगर हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का, देखिए Q1 का मात्रक क्या होता है, Q1 कूलाम। देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कल ही बताए थे हम आपको कि कूलाम होता है। दूसरा इसमें एक दिया है आर स्क्वायर क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब मीटर यानी दूरी का स्क्वायर है, यानी मीटर का भी स्क्वायर। ठीक समझ में आया, तो आर स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर, बस खत्म। अब चलिए अब हम 1/4 पाई का यहाँ से मात्रक निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। चूंकि f बराबर क्या होता है बाबू, f बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब देखो अगर हमको निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मतलब मात्रक, यूनिट निकालना है, जैसे कि लंबाई को नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, वैसे ही बल को न्यूटन में नापते हैं। तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो किस में नापेंगे, ये हमको पता करना है। तो यहाँ से निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को इधर ही रहने देंगे और ये सब जो है इसको इधर भेज देंगे। f और ये आर स्क्वायर किस में है, भगे में है, इधर जाएगा गुणे में, f इंटू आर स्क्वायर और बटा इक्वल टू के जब इधर जाएगा गुणे में, ये किस में है तो ऊपर है, गुणे में है। देखिए नीचे का ऊपर जाता है और ऊपर का नीचे आता है, यही होता है। तो ये Q1 Q2 कहाँ चला आया, Q1 और Q2 नीचे चलाया, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया आपका। ठीक, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर हमको क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर हमको ये मिला है f और आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। अब देखिए f का मात्रक लिखिए, हमको 1/एप्सिलॉन जीरो की जगह पे ये मिला है, इसमें f का मात्रक लिखिए, f का यानी बल का मात्रक न्यूटन, r दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन r का स्क्वायर है, दूरी का स्क्वायर है, यानी मात्रक का भी स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर और बटा Q1 Q2। Q1 क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यहाँ पे 1 कूलाम और गुणे कूलाम, कूलाम का पावर 1 कूलाम का पावर 1, ये मिल करके क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। बट्टा को क्या पढ़ते हैं, प्रति पढ़ते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या लिखे हैं यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये कहाँ से हम निकाले, तो यहीं से निकाले, बस हेर फेर कर दीजिए, जो इधर है जिसका निकालना है उसको एक तरफ कर दीजिए और जो और सब बच रहा है एक तरफ कर दीजिए, उसके बाद सबका मात्रक लिख दीजिए, आपको मात्रक मिल जाएगा। समझे, तो यहाँ से मात्रक निकाला जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक इधर हम आपको फिर से बताते हैं एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक भी कभी कभार पूछ देता है, कभी कभार क्या हरदम पूछता है बहुविकल्पी में। देखिए एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, हमको क्या करना है, जिसका निकालना है उसको एक तरफ कीजिए, जो बच रहा है सबको एक तरफ फेंक दीजिए, खत्म बात। तो देखिए हमको पता है f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, यही हमको मालूम है। किसका मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन जीरो का, तो एप्सिलॉन जीरो को एक तरफ कीजिए। अब देखिए इस एप्सिलॉन जीरो को इधर लाते हैं, एप्सिलॉन जीरो गुणे f हो गया, इधर नीचे था भगे में था, इधर गुणे में चलाया, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो तो इधर चलाया है, Q1 Q2 और बटा में आर स्क्वायर, यही हमको मिला। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए अब f जो है हमको एप्सिलॉन जीरो एक तरफ चाहिए, तो f को नीचे भेज देते हैं, f इधर गुणे में इधर जाके भगे में हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू की एक तरफ बन जाएगा 1/4 पाई और f। ठीक, उसके बाद Q1 Q2 और बटा में आर स्क्वायर, ये हमको मिल गया। अब क्या करें, अब सबका मात्रक लिख दीजिए। देखिए जो इसका निकालना है उसको एक तरफ कीजिए, जो बच रहा है एक तरफ फेंकिए और सबका मात्रक लिख दीजिए, मात्रक निकल जाएगा। कैसे मात्रक लिखें, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई है, एक क्या है, नंबर है, संख्या है, 4 क्या है, संख्या है, संख्या का कौन मात्रक होता है, नहीं। पाई क्या है, संख्या है, पाई बराबर होता है 3.14, तो संख्या का कोई मात्रक नहीं, 1/4
संख्या का कोई मात्रक नहीं, यहाँ पे बल है, बल का मात्रक तो होता है, संख्या का कोई नहीं होता है लेकिन बल का होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। ये Q1 Q2, Q1 Q2 का मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो कुलाम गुणे कुलाम, कुलाम गुणे कुलाम और बटा कुलाम गुणे कुलाम, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, अभी कर रहे हैं देखिए, और बटा दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, आर, आर का मात्रक क्या हो गया, दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का क्या स्क्वायर, कैसे कि दूरी का यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, चलिए एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या आ गया बाबू, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक आ गया कुलाम स्क्वायर। कैसे कुलाम स्क्वायर, तो ऊपर कुलाम कुलाम है, कुलाम स्क्वायर, एक है, एक से गुणा करेंगे वही रह जाएगा कुलाम स्क्वायर, बटा न्यूटन और मीटर स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं है, गुणा है, गुणे की चिन्ह को हम मात्रक में डैश से दिखाते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का यहाँ से मात्रक क्या निकल के आता है, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या निकल के आया बाबू, देखो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आता है आपका मात्रक, यहाँ से मात्रक निकल के आता है। सबका मात्रक हम देख लिए, बल का मात्रक न्यूटन, Q1 Q2 का मात्रक कुलाम हो गया, दूरी का मात्रक आप जानते हैं मीटर होता है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक यहाँ से निकल गया कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ठीक, एक का पता है, एक को उलाट दीजिए, एक को याद कर लीजिएगा, एक के लिए उलाट दीजिएगा, मात्रक को हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन जीरो में। ठीक, अब हम बीमीय सूत्र लिखना सीखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये आपको 11th में सिखाया गया होगा। चलिए यहाँ से हम बीमीय सूत्र लिखते हैं सबका। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, बल का बीमीय सूत्र हमेशा याद रखिएगा। बल के लिए बीमीय सूत्र क्या होता है, तो बल के लिए बीमीय सूत्र होता है mLT का पावर -2। ये है बल का बीमीय सूत्र, और कुछ नहीं है। ठीक, इसको बड़े कोष्टक में ही लिखते हैं हमेशा। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, तो इसका बीमीय सूत्र अगर हमको लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, बल का बीमीय सूत्र। बल का बीमीय सूत्र अभी हमने क्या बताया, mLT का पावर -2, mLT का पावर -2। इसको बड़े कोष्टक में बंद कीजिए। ठीक, उसके बाद क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, आप उधर तो समझ गए होंगे ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए देखिए यहाँ पे ये बल का, यहाँ से न्यूटन का क्या हो गया, mLT का पावर -2, गुणे का चिन्ह लगाइए, कुछ नहीं, गुणा का चिन्ह है। और ये मीटर, मीटर क्या है, दूरी है, दूरी को हम इसमें दिखाने के लिए, बीमीय सूत्र में दिखाने के लिए L का यूज करते हैं। दूरी का स्क्वायर है, यानी L का भी स्क्वायर होगा। इसको भी बड़े कोष्टक में बंद कीजिए। बटा कुलाम, देखिए I बराबर होता है Q/T, Q/T। ठीक, अगर हमको Q निकालना हो तो Q बराबर I × T। I के लिए हम लिखते हैं बीमा A, और T के लिए T का यूज करते हैं, कैपिटल T का यूज करते हैं। तो इसका बीमा क्या हो गया, AT। तो धारा का बीमा क्या होता है, सॉरी आवेश का बीमा क्या होता है, Q बराबर A × T होता है बीमा, इसका याद रखिएगा। बीमीय सूत्र Q बराबर A × T, यानी AT होता है बीमा। यहाँ से A लिखिए, T लिखिए और सबका स्क्वायर लगा दीजिए, पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको बस हल कर दीजिए। क्या हल करेंगे, mL स्क्वायर और L का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो mL का पावर 3, उसके बाद T का पावर देखिए T का पावर माइनस कितना हो गया, -2, ये हो गया। और बटे में अभी क्या है, AT का पावर 2, AT का पावर 2, यही चल रहा है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर ले चल के लिखते हैं, इसको ऊपर ले चल के लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, mL का पावर 3, T का पावर -2, ये है पहले से हमारे पास था। अब इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए। तो हम आपको बताए थे कि जब नीचे कोई बेस हो, उसका पावर लगा ऊपर जाएगा तो बेस में बस माइनस लग जाता है, सॉरी पावर में बस माइनस लग जाता है। ये हम पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे। तो ये AT हो गया, 2 का पावर +2 है, ऊपर जाके -2 बस। इसके बाद अब यहाँ से हल कीजिए, mL का पावर 3, T का पावर -2 यहाँ से। इसके बाद
पावर उतार दीजिए दोनों पे, ए का पावर -2 टी का पावर -2। अब सबको एक साथ लिख दीजिए, हो गया इसका बीमीय सूत्र 1/4πε0 का बीमीय सूत्र। कहाँ से? तो m और l, और अब कहीं l नहीं दिख रहा है तो l का पावर 3 t यहाँ पे पावर -2 है, यहाँ पे -2 -4 हो जाएगा, t का पावर -4। उसके बाद क्या हो गया? e का पावर -2। यही बस लिख दीजिए बीमीय सूत्र, इसका भी हो गया। समझ में आया? बीमीय सूत्र आ गया किसका? 1/4πε0 का। इसका बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे बाबू? हम यहाँ पे थोड़ा सा तीर दे करके लिख देते हैं, नहीं अगर आ रहा है निकालने तो याद कर लीजिए बस। बीमीय सूत्र t का पावर -4 और e का पावर -2। ये ज़्यादा 12th में बीमीय सूत्र नहीं पूछता है, हाँ, लेकिन नीट लेवल पे पूछ देता है कभी कभार, तो वहाँ पे दिक्कत होने लगता है। तो ऐसा है कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र निकालते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र क्या आएगा? इसका ठीक उल्टा आएगा। अभी देखिए निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए अब एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र हम निकालते हैं। एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र यहाँ से निकालते हैं। कूलाम स्क्वायर है, इसका मात्रक निकाले हैं, कूलाम स्क्वायर है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? AT। आवेश का भी ना बताए हैं कि AT होता है, AT। इसका बीमीय सूत्र AT। इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर लगा हुआ है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन का, तो बल का होता है ML T का पावर -2। ये क्या होता है? बल का बीमीय सूत्र होता है। और m यहाँ पे कुछ नहीं, गुणे का चिन्ह है, m यानी m क्या है? मीटर स्क्वायर, मीटर का l से लिखते हैं इसमें, तो l का स्क्वायर। अब जो भी है उसको ऊपर भेजिए, जिसका भी जो पावर है ऊपर जाएगा तो उसका उल्टा पावर लग जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। AT का पावर A² T², ये हो गया ठीक। m का पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, l का पावर 1 है कुछ नहीं है तो ये भी ऊपर जाएगा तो -1, t का पावर -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ठीक। l स्क्वायर है तो l स्क्वायर यानी l का पावर -2 ऊपर जाएगा तो ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे m कहीं एक ही दिख रहा है, m का पावर -1, l एक l यहाँ पे, एक l यहाँ पे है, l का पावर -1 l का पावर -2 मिल करके क्या हो जाएगा? l का पावर -3, पावर जुड़ जाता है। t देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, t का पावर 4, और a एक ही है, a का पावर 2। ये हो गया किसका? ये हो गया किसका बीमीय सूत्र? तो एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र ठीक। एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र आप चाहें तो निकाल सकते हैं, चाहें तो याद रख सकते हैं, कैसे भी याद ही रखना है और निकालना है ठीक। तो आशा है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बीमीय सूत्र वगैरह, मात्रक वगैरह समझ में आया होगा। कितना एप्सिलॉन 0 का मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सब चीज़ें समझ में आई होंगी। यही है कूलाम का नियम। अब एक आता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, लेकिन उसको पढ़ने से पहले, हम सदिश रूप को पढ़ने से पहले इस फार्मूले पर बहुत से क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा ये फार्मूला पूरा क्लियर हो जाए, मतलब कि इसमें कोई डाउट ना रहे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इस फार्मूले पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, लो लेवल से एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, और वहाँ पे हमको ये फार्मूला पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगा। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे PDF नोट्स का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।